हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, बर्फ़ पर चलने में मुश्किल होने का कारण है। यानी जब हम लोग बर्फ़ पे चलते हैं तो चलने में मुश्किल होती है, यानी कि जो पैर है वो फिसलने लगता है। तो उसकी क्या कारण हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए है घर्षण की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी है जड़त्व की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी है अधिक जड़त्व और ऑप्शन नंबर डी है अधिक घर्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घर्षण की अनुपस्थिति। घर्षण की अनुपस्थिति के कारण ही हमें बर्फ़ पर चलने में मुश्किल होता है, यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण तीव्रता का मान है। जो पृथ्वी होती है, यानी ये पृथ्वी है और इसका जो केंद्र है यहाँ पे, उस केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के तीव्रता का मान है क्या है? एक है, अनंत है, शून्य है, या फिर नियत नहीं किया जा सकने वाला। यानी नियत नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अनंत हो सकता है, शून्य हो सकता है, यानी नियत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शून्य। पृथ्वी की केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण तीव्रता का मान क्या होता है? शून्य, यानी 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, गतिक घर्षण बल, चरम घर्षण बल। जो गत गति गतिक घर्षण बल होता है वो चरम घर्षण बल से होता है क्या? बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, या कभी छोटा या कभी बड़ा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो गतिक घर्षण है, गतिक घर्षण बल गतिक घर्षण बल चरम घर्षण बल से छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। यानी जो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है, उसके अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल कौन सी है? संबंधित बल है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। यानी कि जो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित बल जो है कहाँ लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है हमेशा एक ही वस्तु पर लगा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है का परिणाम बराबर होना जरूरी है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम चीनी का भार, जो 1 किलोग्राम चीनी का भार होगा वो गहरी खान में अधिक होगा, गहरी खान में अधिक होगा, ऊंचे पर्वत पर अधिक होगा, या फिर समुद्री तल पर सर्वाधिक होगा, या फिर सर्वत्र समान होगा? देखिए जो 1 किलोग्राम चीनी है, यानी 1 किलोग्राम चीनी है, तो उसको अगर हम लोग गहरी खान, यानी कि खान खान का मतलब समझते हैं, जैसे ज़मीन के अंदर खोदा जाता है उसको खान बोलते हैं, तो उसके अंदर ले जाने पर क्या होगा? अधिक होगा, या फिर ऊंचे पर्वत पर अधिक होगा, या फिर समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, यानी अधिक होगा, और सर्वत्र समान रहेगा, यानी कि सभी जगह समान होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। जो 1 किलो चीनी का भार है वो समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है,
एक गतिशील पिंड में नहीं होता है। जो एक गतिशील पिंड होता है उसमें क्या नहीं होता है? वेग नहीं होता, संवेग नहीं होता, गतिज ऊर्जा नहीं होता, या फिर स्थित ऊर्जा नहीं होता। तो जो एक गतिशील पिंड है उसमें स्थित ऊर्जा नहीं होता, क्योंकि वो तो गतिशील है तो उसके पास तो गतिज ऊर्जा है, स्थित ऊर्जा नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, घूर्णन द्वारा किया गया कार्य होता है। जो घूर्णन होता है उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा शून्य होता है, हमेशा ऋणात्मक शून्य धनात्मक होता है, या फिर हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हमेशा ऋणात्मक शून्य या धनात्मक होता है। यानी वो ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति की शक्ति होती है। जो एक सामान्य व्यक्ति होता है यानी जिसका बैलेंस संतुलित होता है यानी सामान्य होता है, उस व्यक्ति की शक्ति कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.05 से 0.1 HP यानी हॉर्स पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, यंग गुणांक का मात्रक है। जो यंग गुणांक है उसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, और ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन प्रति मीटर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि। जो जल होता है उस पर बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। यानी मान लीजिए ये कोई टब हो गया, पानी का टब, और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पे कोई एक बर्फ़ का टुकड़ा है, तो ये पानी पे जो है तैरते रहता है। वो किसके कारण तैरता रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है, बर्फ़ से जलवाष्प उठती है, बर्फ़ के भीतर की भाप बर्फ़ के भीतर भाप रहती है, या फिर बर्फ़ के घनत्व जल के घनत्व से अधिक रहता है, या फिर बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। जो बर्फ़ का घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम रहता है। यही कारण है कि बर्फ़ का टुकड़ा जो है पानी पे हमेशा तैरता रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन काल होगा। यदि देखिए यहाँ पे किसी भी सरल लोलक की लंबाई जो है 4 गुनी कर दी जाए, यानी ये 1 सेंटीमीटर है तो इसको बढ़ा के 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए, यानी 4 गुनी कर दिया जाए, तो उसका जो दोलन काल होगा वो उसमें क्या परिवर्तन होगा? वो आधा हो जाएगा, हो जाता है, या फिर दुगना हो जाता है, या फिर 4 गुना हो जाता है, या फिर 1/4 हो जाता है। क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुगना हो जाता है। क्या होता है? दुगना हो जाता है। अगर किसी भी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन काल क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक ही माध्यम में 2 तरंगों द्वारा संचित ऊर्जाओं का अनुपात 9:16 है, तो इन तरंगों के आयामों का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक ही माध्यम में 2 तरंग द्वारा संचित ऊर्जाओं का अनुपात क्या है? 9 है, और 9:16 है, और इन तरंगों का आयामों का अनुपात बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सर्च लाइटों में कैसा दर्पण परावर्तन तल के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो सर्च लाइटों में दर्पण परावर्तन तल के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परवलयाकार। यानी परवलय लिखा हुआ है कहीं कहीं,
ऐसा भी लिखा रहता है परवलयाकार, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, आभासी सीधा तथा आवर्धित, वास्तविक सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो होता है आभासी सीधा तथा आवर्धित। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक गोला दो समांतर दर्पण के बीच में रखा गया है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखिए, एक कोई गोला है, ठीक है, जो दो समांतर यानी दो समांतर दर्पणों के बीच में रखा गया है, और तो उसके कितने प्रतिबिंब, यानी जो उसके, मान लीजिए कोई एक इधर समतल दर्पण है और एक इधर समतल दर्पण है, ठीक है, और बीच में कोई गोला रखा हुआ है, तो इसके जो प्रतिबिंब होंगे वो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, 7 बनेंगे, 3 बनेंगे, या फिर असंख्य बनेंगे यानी अनंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत बनेंगे। कहीं पे आप लोग अगर गए होंगे सैलून में, तो सैलून में देखते होंगे कि आगे भी शीशा लगाया होता है मिरर, और पीछे भी। तो अगर आप जब बीच में बैठते हैं चेयर पे, तो आपके जो प्रतिबिंब है दोनों तरफ बनती है, इधर भी और इधर भी, और अनंत प्रतिबिंब बनती है जिसकी गिनती नहीं हो पाती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।